हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोर्ड प्लानर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो जैसा कि मैं पिछले दिन आप लोग को बताया था बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ का सिलेबस, और मैं बताया था ये भी कि मैं आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर एकदम हर एक चैप्टर को क्या करूंगा, बहुत ही इज्जत के साथ खत्म करूंगा। और आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है, ताकि आप लोग को मैं हर एक एक्सरसाइज पढ़ाऊं तो आप लोग का नोटिफिकेशन आप लोग के पास जल्दी से पहुंच जाए, और आप लोग भी ईमानदारी के साथ हमारे साथ इज्जत के साथ जुड़ जाइएगा, ताकि मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को सिखाते हुए आप लोग को मैं बढ़ूंगा। क्योंकि आप लोग को अभी ये पता नहीं है, अगर आप क्लास 10th के मैथ को बहुत ही प्यार से इज्जत के साथ पढ़ेंगे ना, तो जब आप नौकरी की तैयारी करेंगे ना, तो वहां पर इन सारी चीजों का क्या होगा, इस्तेमाल होगा, यूज होगा। तो आप क्या रहोगे, दुनिया के दौड़ में आगे रहोगे। तो मैं पूरी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने के लिए आ चुका हूं। एक बार बोल दो, जय बिहार, जय जवान, जय किसान। ठीक है। तो मैं आज पढ़ाने वाला हूं, देखिए क्लास 10th मैथ्स का है ना, वास्तविक संख्याएं। ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है, 1 है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसे मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना। तो जितने भी हमारे बिहार बोर्ड के युवा नौजवान साथी हैं जो एग्जाम देने वाले हैं 2025 में बिहार बोर्ड का, उनको जल्दी जल्दी से क्या कर लीजिएगा, इस चैनल को लिंक को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाए। मैं क्लास 10th मैथ का जो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न है, साथ ही साथ जो ओल्ड एनसीईआरटी है, मैं दोनों पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि पता है आप लोग को बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में ना न्यू एनसीईआरटी को अभी तक फॉलो नहीं, न्यू एनसीईआरटी और प्लस ओल्ड एनसीईआरटी है ना, दोनों को, ओल्ड एनसीईआरटी भी जो है, दोनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं बताऊंगा न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में अंतर क्या है, आज भी बता दूंगा। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का है, मैं बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही इज्जत के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि रियल नंबर में पढ़ने वाले हैं। और उसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर, जिसमें मतलब प्रश्नावली, हम लोग जो 1.1 है उसको पढ़ने वाले हैं। फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, कंप्लीट चैप्टर करेंगे, एक भी क्वेश्चन, एक भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ेंगे। तो जल्दी जल्दी से एक बार सारे लोग लिंक को, सारे दोस्तों को बीच, जितने भी जहां जहां से आप लोग जैसे भी जुड़े हो, है ना, जिस जिस स्कूल से आप लोग जुड़े हो, जहां जहां से स्कूल से जुड़े हुए सारे लोग एक बार सभी जगह लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए, और सभी को बता दीजिए कि बेहतरीन क्लास आप लोग को चलने वाली है बोर्ड प्लानर यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए मेरे दोस्तों, न लेट करेंगे न वेट करेंगे, सीधे हम लोग क्लासवा को स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग को समझना है कि ओल्ड एनसीईआरटी और जो न्यू एनसीईआरटी जो शब्द आ गया है ना आज के जमाने में, उसकी बातों को जरा सा हम लोग समझते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी में टोटल 4 प्रश्नावली थे। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.4। जब न्यू एनसीईआरटी आई तो क्या किया गया कि प्रश्नावली 1.1 को हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया। देखिए कटकुट कर दिया हूं, इसका मतलब हो गया कि हटा दिया गया है, यानी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, यानी रिमूव फॉर द चैप्टर, यहां से चैप्टर से हटा दिया गया है। लेकिन जो प्रश्नावली 1.2 थी ओल्ड एनसीईआरटी में, उसको न्यू एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.1 कर दिया गया है। जो एक्सरसाइज ओल्ड एनसीईआरटी में जो प्रश्नावली 1.2 थी ना, उसको न्यू एनसीईआरटी में क्या कर दिया गया, प्रश्नावली 1.1 कर दिया गया। ठीक है ना। और जो प्रश्नावली 1.3 था उसको कर दिया गया प्रश्नावली 1.2, और जो प्रश्नावली 1.4 था उसको न्यू एनसीईआरटी में बिल्कुल क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। तो न्यू एनसीईआरटी में मात्र ये वाला चैप्टर पढ़ना है और ये वाला चैप्टर पढ़ना है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में ये सब पढ़ना है। अब बोलोगे सर हम तो बिहार बोर्ड, तो आप बोलोगे कि सर हम तो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, तो हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए? अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हो, तो मेरे प्यारे मित्र मैं आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी में तो चेंज हुई है, लेकिन बिहार बोर्ड अपने मैथ के सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया है। तो आप लोग सबको पढ़ना है क्या? ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.1 भी पढ़ाएंगे आप लोग को, 1.2 भी पढ़ाएंगे, 1.3 भी पढ़ाएंगे, 1.4 भी पढ़ाएंगे, है ना। तो
अगर मैं न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.1 की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.2 एक्सरसाइज आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर मैं न्यू एनसीईआरटी में 1.2 की बात करूंगा तो इसका मतलब ओल्ड एनसीईआरटी में 1.3 पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। और उसके बाद ये जो 1.1 है और जो 1.4 है, ये दोनों कंप्लीट करने के बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो आपका ओल्ड एनसीईआरटी भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, आप जाके देख लीजिएगा 2024 के क्वेश्चन पेपर, 2024 के मैथ का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, तो इन चारों है ना प्रश्नावली से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 के मैट्रिक के एग्जाम में, ठीक है ना। 2023 का भी उठा लीजिएगा, सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बिहार बोर्ड चाहे 2023 से लेकर 2011 तक पहुंच जाइए, है ना, ये ओल्ड एनसीईआरटी को ही फॉलो करते आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दिया हूं, है ना, कि आपको क्या पढ़ने से फायदा है और क्या क्या बदलाव हुआ है न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में। अब आते हैं हम लोग रियल नंबर की बात करने जा रहे हैं, वास्तविक संख्याएं की बात करने जा रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं में क्या क्या चीजें देखने को मिले हैं। देखिए वास्तविक संख्या में किन किन टॉपिकों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आती है। सबसे पहले क्वेश्चन आती है आभाज्य संख्याएं और उनके गुणनखंड से, उसके बाद संख्याओं का गुणनफल से, उसके बाद लसा जिसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं, और क्या बोलते हैं दूसरा क्या है एचसीएफ जिसको हम लोग मसा बोलते हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। फिर परिमेय और अपरिमेय संख्या पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। फिर भाई परिमेय संख्या का शांत और अशांत दशमलव प्रसार से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं वास्तविक संख्याएं की परिचय से क्वेश्चन आते हैं। और फिर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इन सारे टॉपिकों को जब आप पढ़ लीजिएगा ना, तब जाकर आपकी वास्तविक संख्याएं क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का जितने भी प्रीवियस ईयर में रियल नंबर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप उसको बनाइएगा तो A to Z क्वेश्चन बना दीजिएगा, ये है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं आपको पहले से ज्यादा। तो ये चीजों को हम लोग को क्या करना है, इन टॉपिकों को एक एक करके क्या करनी है, कवर करनी है, ठीक है ना। तो जो पहला हम लोग को टॉपिक है, इसे पढ़ना है आभाज्य संख्याएं और उनके गुणनफल के बारे में। चलिए आगे की बात कर लेते हैं जरा सा। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में सीखेंगे कि प्राइम नंबर होता क्या है। अभाज्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर होता क्या है, तो देखिए पहले मैंने थ्योरी आपके लिए लीक कर लेके आया हूं ताकि मेरे समय बर्बाद ना हो और आप ईमानदारी के साथ इज्जत के साथ क्या कर पाए, सीख पाए, समझ पाए, ठीक है। देखिए तो लिखा हुआ है एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्याएं, एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्याएं, है ना, जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो। सोच लीजिए, है ना, जिसके सिर्फ क्या हो, दो ही गुणनखंड हो, है ना, अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, यानी कहने का मतलब एक से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर जो सिर्फ दो ही नंबर से कट पाए, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। दो ही गुणनखंड हो। अब वो दो गुणनखंड में कौन कौन सा गुणनखंड होगा, देखिए दो गुणनखंड की बात हुआ तो एक गुणनखंड वो खुद होता है, जो खुद वो जो संख्या है, और दूसरा जो होता है वो एक होता है, ठीक है ना। तो वैसी संख्याएं जो खुद से कटे और जो एक से कटे, वो क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। ये देखिए, ये आपका क्या उदाहरण है, एग्जाम्पल दिए। इस एग्जाम्पल में से कोई भी एक नंबर उठा लीजिए, आप देखिएगा कि वो संख्या तो खुद से कटेगी और एक से कटेगी, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगी, चाहे मैं किसी की बात कर लूं। देखिए, है ना, ये सारी क्या है, जितने भी मैं लिख के नंबर लेके आया हूं, ये सारी जो नंबर आपको दिख रही है स्लाइड में, ये सारी की सारी नंबर एक अभाज्य संख्या है। और इन अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी संख्याएं खुद से कटेगी और एक से कटेगी। और दूसरी क्या थी बात कि एक से बड़ी जितने भी अभाज्य संख्या होंगी वो सब का सब एक से क्या होगा, बड़ा होगा, एक से छोटा होने की बात ही नहीं है। जैसे अगर मैं 53 की बात करूं तो बताओ 53 किससे कटेगा, तो 53 से कटेगा, और किससे कटेगा, एक से कटेगा। क्लियर है, और किसी नंबर से कटते हैं नहीं। तो ये 53 और ये एक, ये 53 का क्या है, गुणनखंड है। तो कितने गुणनखंड है, दो। तो अभाज्य संख्याएं जितनी भी होती है उसके दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद होती है और दूसरा वो एक होता है। और कि जितने की जितनी अभाज्य संख्याएं होती है वो एक से क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या जो भी होती है, अभाज्य संख्या जो भी होगा वो एक से बड़ा होगा, और उसका क्या होगा, सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे, एक वो खुद संख्या होगी और दूसरा
1 होगा, इसके अलावा वो संख्याएं किसी से नहीं कटेगी। अब जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ये सारी की सारी संख्याएं एक अभाज्य संख्या है और इनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, एक तो वो 1 है और दूसरा क्या है, खुद है। और ये सारी की सारी संख्याएं एक से क्या है, बड़ी है। यहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। यहां से सबसे पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये बताइए कि अभाज्य संख्याएं जितने भी होती है वो 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, 1 के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सभी को पता चल गया ना कि अभाज्य संख्याएं जो भी होती है वो 1 से क्या होती है, बड़ी होती है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आप दे पाओगे। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो पहली अभाज्य संख्या कौन है, 2 है ना। पहली अभाज्य संख्या कौन है, 2। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सम अभाज्य संख्या क्या है, सम अभाज्य। अगर सम अभाज्य की बात करें तो कौन होगा, 2 है ना। देख लीजिए जितने भी अभाज्य संख्याएं होती है, जितने भी अभाज्य संख्याएं होती है सब का सब विषम होती है, सिर्फ 2 को छोड़कर। सारे की सारी जो अभाज्य संख्याएं आपको स्लाइड में दिख रही है वो सब का सब विषम है, सिर्फ 2 को छोड़कर। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या कौन है तो आपको आंसर क्या देना है, 2 देना है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। तो यह अभाज्य संख्या आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या अभाज्य संख्या क्लियर हो चुकी है। जल्दी जल्दी से सारे बिहार के युवा नौजवान साथी इज्जत के साथ एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि अभाज्य संख्या क्लियर है कि नहीं। अब क्लियर अगर है तो यहां पर देखिए, अब हम लोग सीखना है किसके बारे में, गुणनखंड के बारे में, कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या होता है उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले समझना है वैसी संख्याएं जिसके द्वारा किसी दिए गए संख्याएं को पूर्ण रूपेण विभाजित किया जा सके। देखिए वैसी संख्याएं जो किसी दिए गए संख्याएं को क्या करती है, पूर्ण रूपेण विभाजित करती है। किसी दिए गए संख्याएं को क्या करती है, पूर्ण रूपेण विभाजित करती है। जैसे मैं बोला 12, ये देखिए 12 कोई क्या है, ये दिया गया एक नंबर है। 12 क्या है, दिया गया नंबर है। अब देखिए तो ऐसा कौन कौन सी संख्या है जो इस 12 को काट सकता है। तो आप बोलोगे सर 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो यहां पर हम लोग इस 1 को, इस 2 को, इस 3 को, इस 4 को, इस 6 को, इस 12 को हम लोग क्या बोलेंगे, गुणनखंड बोलेंगे। किसका गुणनखंड बोलेंगे, तो 12 को। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी संख्याएं दिए गए संख्या को क्या करती है, पूर्ण रूपेण विभाजित करती है, यानी कि पूरा का पूरा विभाजित करती है। तो कि भाई कोई भी संख्या, वैसी संख्याएं जो किसी दिए गए संख्या को अगर कंप्लीटली क्या करता हो, विभाजित करता हो, तो उसे हम लोग गुणनखंड के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई गुणनखंड की बात। दूसरी, अब हम लोग को जो पढ़ना है, जो हम लोग को सिलेबस है, जो हम लोग को वास्तविक संख्या में पढ़नी है, वो पढ़नी हम लोग को अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर के बारे में पढ़नी है। तो प्राइम फैक्टर क्या है, देखिए अभाज्य गुणनखंड यानी कि इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या है, जरा सा सीखिए। कहता है कि यदि किसी संख्या के गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्याओं ही मौजूद हो, लीजिए किसी भी संख्या का गुणनखंड कीजिए यानी कि फैक्टर कीजिए और उसमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं ही मौजूद हो तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। जैसे हम लोग 12 का क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो 12 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए तो क्या लिखे, 2, देखिए 12 है। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे ये 12 है ना, तो 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो 12 को लिख सकते हैं कि नहीं, 2 गुना 2 और गुना 3। तो बताओ 2 गुना 2 गुना 3। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये 2 के पावर 2 है और ये 3 के पावर 1 है। तो बताओ इसके गुणनखंड में जो भी इस्तेमाल होने वाली नंबर है, जैसे 2 की बात करें या फिर 3 की बात करें, 2 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस संख्या, इनके गुणनखंड में, इस 12 के गुणनखंड में जो भी संख्या का इस्तेमाल हुआ है ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या ही मौजूद हो तो उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। बताओ एक बार जल्दी से कमेंट करके कि क्या गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड आपको क्लियर हो गया। जल्दी से इज्जत के साथ कमेंट कर दो,
है ना, लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे बिहार बोर्ड के मैथ के तूफानी में, है ना। आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आप लोग कौन कौन से बुक बिहार बोर्ड में पढ़ते हो। अगर मैं बुक की बात करूं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग बिहार बोर्ड में कौन कौन सी बुक से पढ़ाई कर रहे हो। मैं सारे बुक्स का आप लोग को मैथ पढ़ा दूंगा इसी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, चाहे आप स्टूडेंट फ्रेंड्स की बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप RS अग्रवाल का बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप KC सिन्हा का बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप भारती भवन का बुक पढ़ रहे हो, सारे किताबों को मैं बारी बारी से इस प्लेटफॉर्म पर इसी YouTube चैनल पे बारी बारी से सोल्व करवाने वाला हूं। तो मेरे दोस्त लेट किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी लिंक फॉरवर्ड कर दो ताकि उनको भी फायदा हो जाए। तो सबसे पहले मैं NCERT को खत्म करूंगा, उसके बाद हम सोचे हैं भारती भवन को खत्म करना, उसके बाद हम लोग सोचे हैं KC सिन्हा को खत्म करना, सारे को खत्म कर दूंगा 4 से 5 महीनों में, है ना। और उसके बाद हम लोग दवा के क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये चीज क्लियर है क्या, ये चीज क्लियर है या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, बहुत लोग कमेंट कर दिए सर क्लियर है। तो अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्याओं का प्रयोग हो तो उसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। जैसे देखिए अब 12 को हम जब फैक्ट, देखिए 12 ये भी 12 को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 2 गुना 2 गुना 3। तो देखिए 2 की बात करें या फिर 3 की बात करें, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसके गुणनखंड में देखो तो जो प्रयोग होने वाली संख्या है वो अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको हम बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग को पढ़ना है प्रश्नावली 1.1। देखिए प्रश्नावली 1.1 है, ये न्यू NCERT के अकॉर्डिंग है। ये न्यू NCERT जो आपका है, न्यू NCERT, जो न्यू NCERT है इनका प्रश्नावली 1.1 है। और जो ओल्ड NCERT है, अगर मैं ओल्ड NCERT की बात करूं, ओल्ड NCERT की बात करूं तो ये पढ़ना है प्रश्नावली 1.2 में। मैं पहले ही आपको समझा दिया हूं, है ना, मैं पहले ही आपको समझा दिया हूं कि प्रश्नावली 1.1 को, है ना, 1.2 को क्या कर दिया, ये 1.1 कर दिया। तो जो न्यू NCERT में 1.1 में मिलेगा वो ओल्ड NCERT में 1.2 में मिलेंगे। अब देखिए इन सारी संख्याओं को मुझे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड में जो भी प्रयुक्त होने वाली संख्या होगी, प्रयोग होने वाली संख्या होगी, सबका सब क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 48, अगर मैं बात करूं 56 का, अगर मैं 56 का अभाज्य गुणनखंड करूं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस प्रकार 56 को लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद पहली अभाज्य संख्या कौन है, 2। सबसे पहले हम लोग इसको 2 से काटने की कोशिश करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएंगे, 28 बार में। फिर देखेंगे क्या ये 2 से कटती है, अगर जब तक 2 से कटे ना तब तक 2 से काटते जानी है। 2 से ना कटे तो अगली अभाज्य संख्या 3 से ट्राई करना है, 3 से ना कटे तो अगली अभाज्य संख्या 5 से ट्राई करनी है, 5 से ना कटे तो अगली अभाज्य संख्या 7 से ट्राई करना है। इस प्रकार से आपको करना है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से ट्राई किए तो भाई कट गया 28, फिर से 2 से ट्राई करेंगे तो 14 बार में, फिर हम लोग 2 से ट्राई करेंगे तो हो गए 7 बार में, फिर हम लोग 7 से ट्राई करेंगे तो ये हमारा 1 हो गया। तो हम लोग 56 का अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 7, ये है ना। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2 के पावर 1 2 3, काय को 2 है, कितने 2 हैं, 3, तो ये 3 इंटू 7, 7 कितने हैं, 1। तो ये हो गया इनका अभाज्य गुणनखंड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे बिहार के युवा नौजवान साथी जो वास्तविक संख्याएं पढ़ रही है ना, जितने भी लोग हैं जो वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर पहला, जिसमें हम लोग न्यू NCERT के अकॉर्डिंग प्रश्नावली 1.1 और ओल्ड NCERT के अकॉर्डिंग प्रश्नावली 1.2 को क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या ये जो मैं अभाज्य गुणनखंड किया हूं क्या आप इसे समझ पाए हैं। अगर समझ पाए हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बार क्या कर दो, लाइक ठोक दो। उसके बाद हम लोग ये जो 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इसको मैं बहुत ही प्यार तरीके से आसानी से इसको सोल्व कर दूंगा। क्लियर है। चलिए तो अब हम लेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए ये प्रश्नावली 1.1 है ना, इसका पहला क्वेश्चन है, कितने है भाई, 140। ये 140 को अब लोग क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है।
चलिए सबसे पहले किससे लगाएंगे, जल्दी से बताओ, सबसे पहले किससे लगाएंगे? तो आप लोग को जवाब आएगा कि सर सबसे पहले आपने सिखाया है 2 से लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग 2 से लगाएंगे, क्लियर है? तो कितने में? 2 से इसको डिवाइड कर, जैसे 2 से लगा रहे हैं ना, तो 140 को क्या करेंगे हम लोग? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो भाई 7 दूना 14, खत्म। यहाँ 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्लियर है? ये खत्म। तो भाई कितने हो गए? 70। तो ये हो गया 70। अब फिर क्या करेंगे? इस 70 को हम लोग फिर से ट्राई करेंगे 2 बार में। तो कितने बार में कट जाएंगे? 35 दूना 70, 35 दूना 70। तो यानी कि यहाँ आ जाएंगे 35, 2 से काटे तो। अब हम लोग देखेंगे 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं, 3 से नहीं कटेंगे, 4 से भी नहीं कटेंगे, 5 से काटते हैं। तो फिर उसी तरीका से क्या करेंगे? इस 35 को हम लोग 5 से काटेंगे। तो 5 से कितने बार में कट जाएंगे? 7 बार में, ठीक है ना? 5 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएंगे? 7 बार में। तो अगर 35 को हम लोग 5 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएंगे? 7 बार में। फिर इस 7 को हम लोग कितने से काटेंगे? 7 से, 7 से कम 7, खत्म। तो अगर 7 को अगर 7 से काटोगे तो 1 बार में खत्म। तो इस 140 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड की बात करूं तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दो। अब देखो इस 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो भाई इसमें प्रयुक्त होने वाली जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 2 है, 2 है, फिर 5 है, और फिर क्या है? 7 है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 से लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। अब कितने लोग का आंसर इतना है? जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कितने लोग का आंसर है ना? 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 आ चुका है। कितने लोग अभी तक समझ गए हैं प्राइम फैक्टर करना, अभाज्य गुणनखंड करना? कमेंट करिए, जल्दी से बताइए, है ना? चलिए तो ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? आप लोग भी जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर इसका आंसर क्या है। देखिए अगला हम लोग को निकालना है 156। 156 को हम लोग सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से। तो 2 से भाग देंगे तो 2 से डिवाइड देंगे तो 2 सते 14, बचा कितना? 1, और 1 और 6 कितना हो गया? 16। तो 2 अट्ठे 16, यानी 156 को हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सबसे पहले कितने लगाएंगे? 7 बार में। 2 सते कितने हो गए? 14, घटेंगे तो बनाएगा कितना? 1, ऊपर से उतारे 6, 2 अट्ठे 16, खत्म। यानी कि कितना आएगा? 2 से लगाएंगे तो 78। अब इस 78 को हम 2 से लगाते हैं। अगर इस 78 को 2 से लगा दो तो भाई 3 से काटेंगे 6 आ जाएंगे, है ना? घटा दिए, 1 ऊपर से उतारे 8, और 2 9 कितना होता है? 18। यानी अगर 2 से लगाओगे तो कितने हो जाएंगे? 39। क्लियर है? 2 से लगाएंगे कितने हो जाएंगे? 39। अब देखो इस 39 को किससे लगाओगे? तो भाई 39 किससे कटेगी? 3 से कटेगी। कितने बार में? 13 बार में। अब 13 किससे कटेगी? 13 से। कितने बार में? 1 बार में। अब इसको लिख देना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो अगर इसका अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसमें प्रयुक्त होने वाली जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, 2 है, आपको 3 है, और कौन है? 13 है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखिएगा आप तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1, ये रहा इसका करेक्ट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप अभाज्य गुणनखंड करना सीख गए होंगे। अब जल्दी जल्दी से हम लोग क्या करेंगे? देखिए पहले 2 क्वेश्चन को मैं पूरी इज्जत के साथ आपको सिखाया हूं, समझाया हूं, और आप लोग को पता है कि बिहार के जो नौजवान साथियों ने, वो बिहार के जितने भी विद्यार्थी होते हैं ना, वो मैथ में बहुत तेज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो बताए गए चीजें हैं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, जो मैंने सिखाया है, मैं उम्मीद ये करता हूं कि हमारे बिहार के नौजवान साथी हैं जो इज्जत के साथ इसको सीख रहे हैं। इज्जत के क्या साथ क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फटाक से जवाब जरूर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, ये देखिए 1 का तीसरा ये है मेरा 3825। इस 3825 का हमको क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक में कोई सम संख्या नहीं है या फिर 0 नहीं है ना? कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी। 3 से कटने का क्या रूल है? 8 3, इसको अंकों का योग को जोड़ो, 8 और 3 11, 11 2
13, 13 5 18, यानी ये संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से काटो तो कितने बार में कट जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचा कितना? 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचा 2, 3 सते 21 और 3 पचे 15, यानी 3 से लगाएंगे तो कितने बार में लगेंगे? 1275 बार में। उसके बाद इसको भी 3 से काट दो, 3 जोड़ो तो 2 और 1 3, 3 7 10, 10 5 15, 15 है ना। 3 से कटने का नियम क्या है? एक दिन मैं आप लोग को यह सिखा दूंगा ना कि कौन सी नंबर से कैसी संख्या कटती है। विभाज्यता का नियम एक दिन आपको सिखा दूंगा, तो आपको ये काटने छाटने में ना बहुत क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो ये संख्या 3 से कटेगी, क्यों? क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से कटता है। देखिए 7 और 5 12, देखिए 7 सबको जोड़ दीजिए, 5 2 और ये 1, देखिए इसको जोड़े कितना आ रहा है? 7 5 12 2 14 और 1 15, 15 है ना। देखिए तो 15 3 से कटता है क्या? 15 3 से कटता है ना, बोलोगे सर यस। तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगी, ये नियम है। तो इसको भी हम 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे, 4 से काटे 12, 3 दूना 6, बचा कितना? 1 और 3 5 15। अब ये 3 से कट गया है ना। अब इसको लगाओ कितने से भाई? 5 से लगाओ, तो 5 से लगाओ तो कितने बार में कट जाएंगे भाई? तो 5 8 40 और 5 5 25, खत्म। 5 से काटो कितने बार में? 17 बार में। अब 17 से काट दो कितने बार में? 1 बार में। तो 38 25 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा? अब आप लोग को पता चल गया होगा क्या होगा जी। तो सर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 और गुने 17। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर और इंटू 17 के पावर में क्या? 1। ये इसका राइट आंसर हो गया। ये इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया 1 का तीसरा नंबर कंप्लीट। 1 का तीसरा नंबर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद अगला चलते हैं, 1 का चौथा नंबर। 1 का चौथा नंबर में क्या है भाई? 5005 का हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है 5005 का। तो देखिए ये हो गया 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले किससे लगाओगे? 2 से। यहां पर देखिए इकाई अंक में ना 0 है और ना ही कोई सम संख्या, इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। 5 और 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा, है ना। तो अब हम लोग लगाएंगे 5 से। 5 से लगाओगे तो ये 1005 बार में, 1001 बार में क्या हो जाएगा? खत्म। अब इसको किससे लगाओगे जी? तो भाई अब इसको लगाएंगे हम लोग किससे? 11 से। अगर 11 से, देखो 7 से कटेगा, 5 से तो नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, आपको 6 से 5 से नहीं कटेगा, फिर 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से लगाओ। 11 से लगाओ तो 11 नमा 99, बचा कितना? 1 और 11 कम 11, खत्म। अब देखिए इसको कितने से लगाओगे? अच्छा 7 से भी कट जाता था ना, 7 से भी कटता है, चलो कोई बात नहीं। अगर हम लोग 7 से ट्राई कर लेते हैं, पहले आ जाओ, 7 से भी कट रहा है तो 7 से ही ट्राई कर लेते हैं। देखिए अगर 7 से लगाते हैं, 7 एकम 7, बचा कितना? 3 और 7 चौका 28, बचा कितना? 2 और 7 21। क्लियर है? अब हम लोग लगाते हैं, आपको कितने से लगाएंगे? अगर हम लोग यहाँ पर 3 4 7 8, अब हम लोग लगाएंगे 13 से। 13 से लगाते, अब हम लोग लगाएंगे 11 से। 11 से तो 11 कम 11, बचा कितना? 3 और 11 3 33। अब हम लोग लगाएंगे 13 से, तो ये हो जाएंगे 1। तो देखिए अगर आप लोग विभाज्यता का नियम सीख जाएंगे ना, तो फिर ये चीजें क्या हो जाएगी? आपको काटना छाटना आसान हो गया। सबसे पहले आपको सबसे पहला भाज्य संख्या 2 है, सबसे पहले 2 से काटना, नहीं कटेगा 3 से काटना, 3 से नहीं कटेगा 5 से काटना, 5 से नहीं कटेगा 7 से काटना, 7 से नहीं कटेगा आपको 11 से काटना, 11 से नहीं कटेगा 13 से काटना, 13 से नहीं कटेगा 17 से काटना। तो अगली अभाज्य संख्या क्या करते जानी है? बढ़ते जानी है। जैसे ये 2 से नहीं कटेगा, छोड़ दिए। अगला अभाज्य संख्या 3, 3 से नहीं कटा, छोड़ दिए। किसे लगाए? 5 से, 5 से कट गया। अब 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन है? 7, तो 7 से कट गया। 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन है? 11, 11 से ट्राई करिए, कट गया। 11 के बाद कौन है भाई? 13, 13 से भी ट्राई किए, कट गया। क्लियर है? तो अगर मैं इनका अभाज्य गुणनखंड लिखूंगा तो क्या लिखूंगे? सबसे पहले लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये हो गया इनका अभाज्य गुणनखंड। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 5 के पावर 1
गुना 7 के पावर 1 इंटू 11 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1 लिखोगे। ये रहा अभाज्य गुणनखंड। इट इज क्लियर और नॉट माय डियर स्टूडेंट्स, गिव मी रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। जल्दी जल्दी से मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्लियर है या नहीं। चलिए दूसरा, ये देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.1 का पहला का लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए 7429 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 7429 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले देखो तो अंक को जोड़कर 9 2 11 11 4 11 4 15 15 7 22, 3 से तो कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, 7 से ट्राई कर लो, 7 से ट्राई करो तो 7 एकम 7 7 छक्का 42 नहीं कटेगा। 11 से ट्राई करो, 11 छक 66 बचा कितना, 11 छक 66 8, 11 7 77 नहीं, 11 से भी नहीं कटता है। 13 से ट्राई करो, 13 छक 78, 13 13 पचे 65 65 यानी कि 9 13 91, 13 से काटते हैं 7429 है, इसको 13 से काटते हैं तो 13 पचे 65 है ना, 65 5 70 और 9 बच गया, ये बच गए 2, 13 7 91 1 नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। 17 से काटो, 17 से काटो, इसी तरह से आपको भी ट्राई करना है ना, इसी तरह से आपको भी क्या करना है, ट्राई करना है। 17 से काटो, 17 चौके क्या हो गए 68 है ना, कितने बच गए 6, ऊपर पे तारे 2, 17 तिया 51, बचा कितना 11 और ऊपर में 9, 17 7 19 से, 17 7 19 से कट गया ना, यानी कि हम सबसे पहले किससे लगाएंगे 17 से, तो 17 से लगाएंगे तो कितने बार में लगेंगे 4 3 7, ये 17 से कट गए ना। अब किससे कटेंगे भाई, 17 से तो ये कट गए, अब देखते हैं 19 से काट के, तो 19 दूना 38 और 5, यस। अब 19 से लगाओ तो 19 दूना 38, बचा कितना 5 और 19 तिया 57। अब किससे लगाओगे 23 से लगाओगे, तो ये एक बार में खत्म। तो जब इसी तरीका से आपको भी क्या करना है, ट्राई करना है। तो अगर इनका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या 17 गुना 19 और गुना 23, ये हो गया इनका अभाज्य गुणनखंड। और इसी को अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 17 के पावर 1 इंटू 19 के पावर 1 इंटू 23 के पावर 1 लिखेंगे। तो ये देखिए प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन था, इसमें 5 क्वेश्चन थे है ना, और मैं इस पांचों क्वेश्चन को क्या कर दिया हूं, बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही प्यार के साथ आपको पढ़ाया है और समझाया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समझने से पहले देखिए यहां पर, अब हम लोग को अगला जो टॉपिक था उसमें क्या था, टॉपिक में दो संख्याओं के गुणनफल पे आधारित क्वेश्चन था। किस पे आधारित क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल। अगला पहला टॉपिक खत्म हो गया। पहला टॉपिक में था क्या, अभाज्य संख्या एवं उनके गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या और उनके गुणनखंड पे आधारित जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको कंप्लीट करवा दिया। अब हमारी अगली टॉपिक आ गई है दो संख्याओं के गुणनफल पे आधारित। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि दो संख्याओं के गुणनफल क्या होते हैं। इनका कहना देखिए क्या है, लिखा हुआ है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि एक ए है और दूसरा क्या है बी, ये धनात्मक पूर्णांक है यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है ना। अगर मैं इनका देखिए ये दो धनात्मक पूर्णांक है, इनका अगर मैं महत्तम समावर्तक निकालूं यानी कि HCF निकालूं और मैं इनका क्या निकालूं LCM निकालूं और इनके HCF को इनके LCM के साथ क्या कर दूं गुना कर दूं, तो भाई वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। ये कहा गया है, ये आपकी किताबों में समझाया गया है कि दो संख्याओं के अगर आप LCM और HCF को गुना करोगे तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का क्या होगा बराबर होगा। इसको हम लोग और बढ़िया से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं एग्जाम्पल भी आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको पूरी रूप से कंप्लीट क्या करना कॉन्सेप्ट देना, ताकि आपको आने वाले जब नौकरी की तैयारी करोगे तो अभी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो यहां पर देखिए क्या है, हम यदि दो संख्याएं जैसे एक N1 और N2, यदि दो संख्याओं का HCF को हम लोग H मान लिए और उनके LCM को हम लोग L मान लिए। कोई भी दो संख्या लिए जिसका एक नाम क्या रखा
n1 और एक रखा n2, ये दो संख्या हैं। इन दोनों संख्याओं का जब हम HCF निकाले तो मान लिया कितना आया h, और इन दोनों संख्याओं का जब LCM निकाले तो माना कितना आया l। तो भाई क्या रिलेशन है कि भाई ये दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा, ये दोनों संख्याएं कहने तो n1 इंटू n2 का जो गुणनफल होगा वो LCM गुना HCF के क्या होगा, बराबर होगा। L का मतलब LCM, मैंने LCM को क्या माना है L, और H का मतलब HCF, क्योंकि HCF को क्या माना है H। तो LCM और HCF का जो गुणनफल होगा वो n1 और n2 यानी ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा, ये कहा जा रहा है। आइए मैं इसको प्रूफ करके बताता हूं, इसको साबित करके बताता हूं कि ये कैसे होती है। देखिए अगर हम दो संख्या मान ले, एक 12 ले ले और एक क्या ले ले 36। अगर हम दो संख्या लेते हैं, एक का नाम एक 12 ले लिया और एक ले लिया 36, ये देखिए दो संख्याएं हैं। अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे तो बचपन में हम लोग को गुरुजी ऐसे ही एलसीएम निकालना क्या किए थे, सिखाए थे। आज भी मैं इसी तरीका से आपको पहले सिखा रहा हूं, है ना, उस समझने के लिए। उसके बाद मैं तरह तरह का तरीका आपको सिखाऊंगा एलसीएम एचसीएफ निकालने का। तो सबसे पहले अपने गुरुजी का बातों को मान लेते हैं। हमारे गुरुजी बचपन में इसी तरह से सिखाए थे एलसीएम निकालने के लिए, और बोले थे सबसे पहले 2 से ट्राई करना। 2 से ट्राई किए तो 2 छक्का 12 और 18 दूना 36। फिर 2 से ट्राई करना, 2 तिया 6 और 9 दूना 18। फिर 3 से ट्राई करो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो इनका जो एलसीएम होगा 12,36 का जो एलसीएम होगा मेरे प्यारे नौजवान साथी, वो होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अगर इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। यानी जब हम लोग एलसीएम निकाले तो कितना आया 36। देखिए 12 और 36 का जब हम एलसीएम निकाले तो कितना है 36 है। क्लियर है। अब हम लोग जरा सा एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो बचपन में हमारे गुरुदेव एचसीएफ निकालना भी सिखाए थे। क्या सिखाए थे, कैसे सिखाए थे, आपको भी आइए सिखाते हैं। और आप लोग भी एचसीएफ जानते ही होंगे, मैं इतना तो उम्मीद जरूर करूंगा आप लोगों से। तो देखिए सिखाए थे कि भाई किसका है, तो मेरे को 12 और 36 का क्या निकालना है एचसीएफ। तो हमारे गुरुजी ये सिखाए थे कि छोटी संख्या से क्या करना, बड़ी संख्या में भाग देना। तो बड़ी संख्या है 36, इसको क्या करना है, हमको छोटी संख्या से भाग देना है। तो 12 तिया 36, 12 तिया 36 कट गया ना। तो जब कट गया तो जो भाजक है वही हमारा क्या कहलाता था, एचसीएफ कहलाता था। जब पूरी रूप से कट जाए, जब शेषफल 0 हो जाए, जहां पर शेषफल 0 हो जाएगा उसका जो भाजक रहेगा वही हमारा एचसीएफ रहेगा। यानी 12 और 36 का जो एचसीएफ होगा वो 12 होगा। तो देखिए 12 और 36 का जो एचसीएफ है वो क्या है, 12 है। अब देखिए हम लोग को क्या कहा गया था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है, तो देखिए तो एलसीएम और ये क्या है एचसीएफ का गुणनफल किए तो कितना आया 432। और संख्याओं का गुणनफल कीजिए तो पहली संख्या कौन है, देखिए संख्या n1 और क्या है n2, इन दोनों को गुना किए तो देखिए पहली संख्या 12 था, दूसरी संख्या 36 था, इन दोनों को भी गुना किए तो आया 432। तो आपने क्या देखा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो थ्योरी, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इसको आप लोग सीख चुके हो, समझ चुके हो। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, तब तक मैं जरा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लियर है या नहीं। मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप इसे पढ़ समझ चुके हो, क्लियर है। मैं पहले ही बोल दिया हूं कि हमारे बिहार के युवा नौजवान साथी जो हैं, इनके बिहार में मैथ बहुत मजबूत होते हैं। और मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि जितनी बातें मैं ये सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, वो बहुत ही भली भांति आप प्यार से समझ रहे हैं, इज्जत के साथ समझ रहे हैं। नेक्स्ट अगली मैं बातें करूंगा जरा सा अगले। अब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। देखिए ये देखिए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है। अब हम लोग को ये बताना है क्या कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और क्या एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। प्रूफ करके हमें ये बताना है। आइए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, लेते हैं पहले इनका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का क्या निकालना हमको, एलसीएम और एचसीएफ निकाल के ये भी प्रूफ करना है कि इनकी सही कुछ होगा कि नहीं।
तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, है ना, एलसीएम निकालने का, एचसीएफ निकालने का अभाज्य गुणनखंड का मेथड सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से कैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन को बनाएंगे तो मजा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये सीख लेते हैं। उसके बाद जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगी। तो देखिए अब हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम समझ जाइए, फिर बाद में एचसीएफ समझिए, तब उस क्वेश्चन को बनाइएगा ना तो मजा आएगा। तो चाहते हो ना कि पहले कॉन्सेप्ट सीखें, मैथ रटी नहीं जाती है, मैथ सीखी जाती है। तो आइए पहले मैं आपको सिखाऊंगा फिर उस क्वेश्चन को बनाऊंगा। तो देखिए एलसीएम क्या कहा गया है कि संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले क्या करना है, उन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड की क्या लिखा है, सबसे बड़ी घात। अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, एलसीएम होता है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो भी अभाज्य गुणनखंड उसमें हुई है उस प्रत्येक का जो बड़ी घात होगा उसका गुणनफल क्या होगा, तो भाई वो एलसीएम कहलाएंगे। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने ले लिया 8, 12 और 16 का क्या निकालना है, इसका एलसीएम। 8, 12, 16 का क्या लिए, एलसीएम। तो सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 को क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो ये 4 हो गए, फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में खत्म, फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार में खत्म। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए मैंने क्या किया है, 8 का अभाज्य गुणनखंड किया और लिख दिया 2 गुना 2 गुना 2। अब इसको कितने 2 हैं, 1 2 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 3। तो इसमें जो अभाज्य संख्या आई है वो कौन आई है, ये 2 आई है, ठीक है ना। इसमें जो अभाज्य संख्या आई है वो कौन आई है, 2 आई है। अगर मैं यहां 12 का अभाज्य गुणनखंड करूं तो इसी प्रकार से 12 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 3। तो इसमें दो अभाज्य संख्याएं हैं, एक तो 2 आया है और दूसरा कौन आया, 3। तो 2 कितने बार आए, 2 बार, तो इसको लोगे 2 के पावर 2। 3 कितने बार आए, 1 बार, तो 3 के पावर 1, ठीक है ना। तो इसमें दो अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर इसी तरीका से मैं 16 का करूं तो भाई 16 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो भाई 2 कितने बार आए, 4 बार, तो ये हो गया 4 बार। अब प्रत्येक अभाज्य संख्या को लिखिए, तो प्रत्येक अभाज्य संख्या में एक 2 आया है और कौन आया, 3। इसके अलावा तो कोई आया नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, 2 लिख दिया और 3 लिख दिया। देखिए यहां पर क्या है, 2 आया है, इसमें कौन आया है, 2 तो है ये, देखिए ये 2 भी, ये भी 2 है, तो सब एक ही बार 2 को लिखना है। इसमें अभाज्य संख्या में कौन आया, 2, इसमें क्या आना है, 2 और 3, तो 2 तो लिख चुके हैं आप, 3 यहां से लेना है। 2 और 3 आया है सिर्फ अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या में 2 है, 3 है, बस, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो मैंने अभाज्य संख्या में 2 लिख दिया और क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब क्या बोला है, देखिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में कौन है, 2 है, 3 है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं है। कोई और संख्या है, अभाज्य संख्या के रूप में जो आई है वो 2 आया है, 3 आया है, इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं आई है। तो मैंने 2 को लिख दिया और 3 को लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोला गया है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, तो जो भी अभाज्य संख्या आई है इसकी सबसे बड़ी घात कौन है, तो 2 का सबसे बड़ी घात कितना है, 4, और 3 जो अभाज्य संख्या इसकी सबसे बड़ी घात कौन है, 1। तो भाई इसका जो गुणनफल होगा वो होगा इसका एलसीएम। तो देखिए 2 के पावर 4 का मतलब 16 और 3 के पावर 1 का मतलब 3, तो इनको गुना करेंगे तो कितना हो गया, 48। तो 8, 12, 16 का एलसीएम जो होगा वो होगा 48। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। तो इस तरीका से हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड करके, है ना। अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एक एलसीएम तो हम लोग ऐसे निकालते थे, कैसे निकालते थे, ऐसे, जो हम लोग को गुरुजी बचपन में सिखाए थे। कैसे सिखाए थे, तो भाई ऐसे करके 8, ये रहा 12 और ये क्या है 16। हम लोग को बचपन में गुरुजी ऐसे सिखाए थे, 2 से काटिए 4 बार में, 2 से काटिए 6 बार में, 2 से काटिए 8 बार में, फिर 2 से काटिए 2, 2 2 दा 4, 2 3 6, 4 2 8, फिर 2 से लगाएं भाई, 2 एकम 2, नहीं कटेगा, छोड़ दो, 2 एकम 2। अब देखो क्या लिखोगे, तो 2, इसका एलसीएम क्या होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, इसको गुना करो 48 हो जाएगा। तो ये वाली जो ये है जो भाग विधि है, ये कौन सा विधि है, भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालना। लेकिन अभी जो मैं आपको सिखाया ना वो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम कैसे निकाली जाती है ये मैं सिखाया। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, सबसे पहले संख्या को अभाज्य गुणनखंड कर देना, कर दिए। अब देखिए इसमें इसके गुणनखंड में अभाज्य संख्या कौन आई है, सिर्फ 2 आया है।
इसके गुणनखंड में 2 और 3 आया, देखिए 2 और 3 लिख दिए। इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 आया है तो 2 लिख दिए। अब 2 कितने बार आया, 4 बार, तो 4 लिख दिए। 2 कितने बार आया, 2 बार। 3 कितने बार आया, 1 बार, तो 1 लिख दिए। अब देखिए तो 8 12 16 को जब देखे तो इसमें आने वाली आभाज्य संख्या कौन है, इसमें आने वाली आभाज्य संख्या 2 दिख रहा है, और कौन दिख रहा है, 3। इसके अलावा और कोई दिख रहा है नहीं, तो 2 दिख रहा है तो 2 को लिख दिए, 3 दिख रहा है तो 3 को लिख दिए। लेकिन अब एलसीएम निकाल रहे हैं तो क्या लेंगे, सबसे बड़ी घात, यानी सबसे बड़ा पावर। तो 2 का सबसे बड़ा पावर 4, 3 के सबसे बड़ा पावर 1, भाई इसको लिख दिए। ठीक है, अब इनका गुणनफल कीजिए तो 16 गुना 3 आएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको सीख गए होंगे, एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालना आप क्या कर गए होंगे, सीख गए होंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे आपको एचसीएफ की। जैसे 8 12 16 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएंगे, है ना। तो अभी हम लोग गुणनखंड करना सीख गए हैं कि 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे, इसके 2 के पावर 3 आ जाएगा। 12 का गुणनखंड करेंगे तो भाई ये आ जाएंगे। 16 का गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएंगे, ये हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएंगे, देख क्या लिखा हुआ है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का मतलब एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सब में मौजूद हो, सारी संख्याओं में मौजूद हो। तो बताओ ऐसा कौन सी अभाज्य संख्या है जो 8 में भी मौजूद है, 12 में मौजूद है, 16 में मौजूद है। तो आप बोलोगे सर देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। क्लियर है, बोलोगे कि नहीं। तो भाई 2 अभाज्य संख्या है जो क्या है, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या कौन सा है, 2। और उसका क्या बोला, सबसे छोटी घात। तो 2 की सबसे छोटी पावर कौन सा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो सबसे छोटा कौन है, 2। तो यहाँ लिख देना है 2। अब इसको सोल्व कर दो, कितना आएंगे, 4। तो 8 12 16 का जब एचसीएफ निकालिएगा तो 4 आएगा। समझ गए होंगे, एलसीएम में क्या लेना है, बड़ी घात, और एचसीएफ में क्या लेना है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। और उसमें क्या करना है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़ी घात लेना है एलसीएम में, और इसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब जो सब में कॉमन हो। तो सब में ऐसा कौन सी अभाज्य संख्या है जो 8 12 16 में कॉमन है, तो आप बोलोगे सर 2। तो 2 को ले लिए। अब इसमें क्या करना है, 2 का क्या लेना है, छोटी घात। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो छोटी घात कौन है, 2 है। तो इसका हो गया एचसीएफ। ये अगर आप लोग एलसीएम और एचसीएफ सीख गए हैं तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 1.1 का दूसरा का पहला क्वेश्चन। देखिए दूसरा का पहला क्वेश्चन ये था हमारा। अब देखिए इस 26 को और इस 91 को अभाज्य गुणनखंड करें। तो अगर 26 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो लिखोगे 2 गुना 13, है ना, 2 के पावर 1, 13 के पावर 1। 91 को क्या लिखोगे, 91 को हम लोग लिखेंगे 7 गुने 13, 13 7 91, 13 के पावर 1 और 7 के पावर 1। क्लियर है ना। अब हम लोग को निकालना इसका है एलसीएम। तो जब इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में क्या देखते थे हम लोग, प्रत्येक अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या के रूप में कौन आया है, 2 आया है, 13 आया और 7 आया है। 2 आया है, 13 आया है और 7 आया है। चलो इसको मैं बढ़िया से लिखता हूं नीचे। देखिए तो अगर सबसे पहले अगर हम लोग एलसीएम की बात करें, एलसीएम इसका, तो भाई 26 और 91 का एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा। तो इसमें प्रयुक्त होने वाली अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, तो भाई 2 है, 7 है और कितना है, 13 है। अब 2 की सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। 7 की मैक्सिमम पावर 1 है, 13 की मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये हो गया इनका क्या, ये हो गया इनका एलसीएम। अगर मैं बात करूं इनकी एचसीएफ की, है ना, 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। तो भाई इसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन है, उभयनिष्ठ मतलब ऐसा कौन सी अभाज्य संख्या है जो 26 में भी है और 91 में भी है। तो आप बोलोगे सर 13 है। तो ये 13 है, और 13 का क्या लेना है, एचसीएफ निकालते समय सबसे कम पावर वाला लेना है, यानी सबसे छोटी घात लेना है। तो 13 का सबसे छोटी घात कितना है, 1 है। तो भाई ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। अब हम लोग को जांच करके ये बताना है कि इस दो संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे संख्याओं का गुणनफल। हम लोग को क्या जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो भाई इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये दो संख्याओं का गुणनफल को मान लेते हैं हम लोग आरएचएस। सबसे पहले एलएचएस,
LHS बराबर क्या हो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुणनफल। तो भाई ये LHS है। अब बताइए दो संख्या कौन है, एक 26 है और दूसरा कौन है 91। दोनों को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 26 से कम 26 के 6, हाथ में कितना हो गया 2, और 26 नंबर 200, 2 3 4 यानी 234, 234 में 2 जोड़ेंगे तो 2 से 234, 236 यानी 2366। ये हो गया हमारा LHS। अब हम लोग RHS जरा से निकाल लेते हैं। RHS जरा निकालोगे तो ये है LCM गुना HCF गुना LCM। तो मेरे प्यारे मित्र LCM कितना है जी, LCM है आपका 2 गुना 7 गुना 13, 2 गुना 7। HCF कितना है, HCF है हमारा 13। LCM कितना है 2 गुना 7 गुना 13, और इन सबको क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए तो 13 को 13 से गुना करोगे तो 169, और 2 गुना 7 करोगे 14। अब 14 को 169 से गुना कर दो, आ जाएगा LCM गुना HCF। तो देखिए 14 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 14 नंबर 126, 126 के 6 कितना कैरी हो गया 12, 14 छक 84, 84 और 12, 84 और 12 96 के 6, हाथ में कितना 9, और 14 कम 14, अच्छो 20 और 3 23, यानी कि 2366। तो आप क्या देख रहे हो, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला भाग था और ये हमारा राइट साइड वाला भाग क्या हो गया है, बराबर हो गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां पर दो संख्याएं 26 और 91 का जो गुणनफल है वो उनके HCF और उनके LCM के गुणनफल के बराबर है। ये प्रूफ होता है। क्लियर है, बस यही बात को यहां पर लिख देना है। क्लियर है, यहां दो संख्याएं ऐसा लिख देना बढ़िया से, अपना नंबर मिलेगा। दो संख्याएं 26,91 का गुणनफल, ऐसे है ना, गुणनफल गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर साबित होता है, साबित होता है, या फिर लिख सकते हो प्रूफ होता है। ऐसे लिखोगे ना तब जाकर आपको एग्जामिनेशन में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो क्वेश्चन को पूरी बढ़िया से बनाना है। ये नौकरी का एग्जाम नहीं हो रहा है कि शॉर्टकट लगाओगे, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जितना प्यार से आप लिखोगे ना उतना अच्छा आपको टीचर समझेगा कि नॉलेज है, उतना ही अच्छा से वो आपके कॉपी को चेक करेगा। ठीक है, तो बढ़िया से लिखोगे तो बढ़िया से चेक की जाएगी और बढ़िया नंबर भी मिलेगा, साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, क्लियर होगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन का जवाब देना था। नेक्स्ट, अब हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए उसी तरीके से 510 और 92 को क्या करना, हम लोग को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेना है और पहले LCM और HCF निकाल लेना है। तो हम लोग 92 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 23 चौका 92 में होता है, 2 गुना 2 गुना 23। अब आप बताओ इसको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 23 के पावर 1। तो इसमें दो अभाज्य संख्या है, एक 2 है और एक क्या है 23 है। दूसरा आपको आ गया ये हमारा 510, तो 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 और गुना क्या हो जाएगा 17। ठीक है ना, 17 तिया 51, 0 खत्म। अब ये देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसमें तो भाई इसमें तो कुछ है नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 17 के पावर 1। अब हमको निकालना है इनका LCM।
एलसीएम किसका? तो 92 और 510 का। तो एलसीएम निकालते समय क्या देखेंगे कि 92 और 510 में कौन कौन सी अभाज्य संख्या आई है। तो इसमें देखा जाए तो एक 2 आया और कौन आया? 23। तो 2 को लिखना है और किसको लिखना है? 23 को। अच्छा, इसमें देखा जाए तो कौन आया है? 2 आया, 3 आया, 5 आया और 7 है। तो 2 तो लिखा गया है। अब हम लोग को लिखना है 3 को लिखना है। अब किसको लिखना है? 5 को लिखना है। उसके बाद किसको लिखना है? 17 को। अब इन सबका क्या लेना है? मैक्सिमम पावर। तो भाई सबका मैक्सिमम पावर देखा जाए तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। 23 का मैक्सिमम पावर 1 है। 3 का मैक्सिमम पावर 1 है। 5 का मैक्सिमम पावर 1 है। 17 का मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये जो हो गया वो हमारा एलसीएम हो गया। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम। अब इसी तरीका से हम निकालेंगे इसका क्या? एचसीएफ। तो 92 और 510 का जब एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ में क्या देखते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो दोनों संख्याओं में अभाज्य संख्या मौजूद है। तो ऐसा कौन सी अभाज्य गुणनखंड है जो 92 और 510 दोनों में मौजूद है? तो बोलोगे सर भाई इस दोनों में तो ये 2 है और इसके अलावा तो कोई है ही नहीं है। 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो 92 में भी है और 510 में है, और तो इसमें कुछ नहीं है। तो भाई 2 को लिख लेना है। अब 2 का क्या लेना है? सबसे छोटा वाला पावर। तो भाई 2 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 एक बार है, तो 1 लिखेंगे। तो इसकी जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो आपके 2 हो जाएंगे। अब हम लोग को क्या कर लेना है? तो बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर में है गुणनफल के। तो पहले लेफ्ट साइड को देख लो, उसके बाद राइट साइड को देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मान लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का क्या गुणनफल? तो वो दो संख्या है कौन कौन? एक तो हमारा 92 है और एक है 510। मेरे प्यारे मित्र इसको गुना करो। 92 का टेबल 1 बार पढ़ोगे तो 92 कैरी कितना हो गया? 9। अब 92 का टेबल 5 बार पढ़ो तो 90 पचे 450। ठीक है ना? 90 पचे 450 और 2 पचे 10, 460। 460 और 9, 469। और ये जीरो है। इसको गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो इतना आ गया। अब हमें दो संख्याओं का क्या निकालना है? एचसीएफ और एचसीएफ का गुणनफल। तो इसको हम लोग राइट साइड मान लेते हैं, है ना? इसको किसको? एचसीएफ इंटू एलसीएम को। तो अब जरा सा गुना करते हैं। एचसीएफ कितनी है? एचसीएफ 2 है। एलसीएम कितनी है? 2 के पावर 2 इंटू आपको 3 गुना 5 गुना 17 और गुना कितना है? 23। अब इसको क्या करना है? एचसीएफ के साथ गुना कर देना है। तो गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8। चलिए इसको गुना करते हैं बढ़िया से, प्यार से, इज्जत के साथ। देखिए 2 के पावर 2 का मतलब 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पचे कितना होता है? 120 गुना 17 गुना 23, 17 तिया 51 के 1, हाथ में 5। क्लियर है? 17 तिया 51 के 1, कैरी कितना हो गया? 5। और 17 दूना 34 और 5 कितना हो जाए? 34 और 5 होता है 39। इसको गुना कर देना है 120 के साथ। ठीक है ना? तो गुना कीजिए। 12 एक कम 12 के 2, कैरी कितना हो गया? 1। ठीक है ना? 12 नंबर 108, 108 और 1 109, कैरी कितना हो गया? 10। 12 तिया 36 और 10 46। और ये जीरो था, ये जीरो को डाल दीजिए। तो ये हो गया दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, और ये हो गया दो संख्याओं के गुणनफल। अब दोनों संख्या देखे तो जितना दो संख्याओं का गुणनफल है उतना ही एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल है। तो दोनों क्या है? बराबर है। तो यहां पर लिख देना है कि यहां संख्याएं, यहां संख्याएं 510 और 92 का गुणनफल, गुणनफल और क्या लिखोगे? उनके एचसीएफ और एलसीएफ के गुणनफल, और इनके एलसीएम एवं एचसीएफ के
गुणनफल के बराबर साबित होता है, साबित होता है। बस ये खत्म हो गया। देखिए तो दो संख्याओं का गुणनफल और ये दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल साबित होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दोनों क्या हो गया है? बराबर हो गया। तो इस तरीका से आपको क्या करना है? समझना है, सीखना है। क्लियर है? नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये रहा भाई तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 के दूसरा का कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है। आइए जरा से इसको भी सीखते हैं और समझते हैं। यहां पर है 336 और 54 का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है? 54 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 27 दूना 54 होता है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसमें दो अभाज्य संख्याएं हैं, एक 2 है और कितना है? 3 है। तो 2 तो एक ही बार आया है, लेकिन 3 जो आए हैं वो 3 बार आए हैं, ठीक है ना? उसी तरीका से हम लोग 336 को क्या लिखेंगे? सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो भाई 2 से काट दिए, 2 से काटोगे तो आ जाएंगे आपको 168। 336 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करो, 2 बार में काटो, है ना? 16 दूना 32, 8 दूना 16। 2 से काटो, 8 दूना 16, 4 दूना 8। 2 से काटो 42 दूना 84। 2 से काटो 21 दूना 42। 3 से काटो 7 बार में, 7 से काटो 1 बार में। तो क्या आ गए? 2 आए 4 बार, 2 2 2। उसके बाद आए हैं 3 और उसके बाद आए हैं 7। तो ये रहा इनका क्या? अभाज्य गुणनखंड। अब ये बताओ इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या आई है? तो इसमें 2 आई और 3 आया और कौन आया? 7 आया। तो भाई 2 3 7 को लिख दीजिए। 2 आया है, 3 आया है और 7 आया है। अब 2 कितने बार आए हैं? 1 2 3 4 बार, तो यहाँ 4 हो गए। 3 कितने बार आए हैं? 1 बार, तो यहाँ 1 लिख दो। यहाँ 7 कितने बार आए हैं? 1 बार, तो यहाँ पर 1 लिख दो और सबको ये गुना कर दो। ये हो गया इनकी क्या? 336 का अभाज्य गुणनखंड। अब हमें निकालना है इन दोनों का क्या? एचसीएफ। तो हमको एलसीएम निकालना है 54 और 336 का। भाई एलसीएम निकालते समय क्या करते हैं कि 54 और 336 में जो भी अभाज्य संख्या है सबको लिखना है। तो भाई 2 आया है और कौन आया है? 3 आया है। 2 3 हो गया, 2 3 हो गया, तो बचा कौन है? 7। अब क्या करना है? एलसीएम निकालते समय सबसे बड़ी घात देखना है। तो 2 का सबसे बड़ी घात कौन सा है? 4, तो 4 लिख लो। 3 का सबसे बड़ी घात कौन है? 3, 3 लिख दो। 7 का सबसे बड़ी घात कितना है? 1। और इसका जो गुणनफल होगा ना वो होगा इनका क्या? एलसीएम। तो देखिए 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16। 3 के पावर 7, 3 के मतलब 27 और 7 के मतलब 1। तो चलिए इसको गुना कर देते हैं। 27 7 कितना होता है? 9 189 और गुना कितना हो गया? 16। क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया? हमारा एलसीएम हो गया। इसको भी गुना करना चाहो तो कर लो। 16 में 144, 144 के 4, कैरी कितना हो गया? 14। 16 8 28 से 128, 128 और 10 138 और 4 142, 142 के 2, कैरी कितना हो गया? 14। 16 कम 16 और 14 कितना हो गया? 30। तो ये हो गया इनका क्या? एलसीएम। अब इनका निकाल लेते हैं एचसीएफ। 54 एंड 336 का अगर आप एचसीएफ निकालिएगा तो बताओ 54 और 336 में कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में है। तो भाई यहाँ तो 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, लेकिन और कोई है क्या? नहीं। तो इन दोनों में जो अभाज्य संख्याएं हैं, एक तो 2 है, देखिए 2 है, उसके बाद 3 है और उसके बाद 3 है, इसके अलावा और कोई है? नहीं। तो जो है उसको लिख दीजिए, 2 है और 3 है, लिख दिया। अब 2 का एचसीएफ निकालते समय सबसे छोटी घात लेते हैं। तो 2 का सबसे छोटी घात कौन सा है? 1 है, 1 लेंगे। उसी तरीके से 3 का सबसे छोटी घात कौन है? 1 है, तो 1 लेंगे। अब इनको गुना कर देते, 2 के पावर 1 का मतलब 2 और 3 के पावर 1 का मतलब 3, तो गुना करेंगे तो 6 आ गया। तो यहां से हम लोग राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? एचसीएफ इंटू क्या लिखा हुआ है? एलसीएम। तो मेरे प्यारे मित्र एचसीएफ हो गया 6 और एलसीएम हो गया 3024। इसको गुना कर देते हैं। तो भाई
छः छक्का छः तिया 18, 180, और इधर हो जाएगा 24 छक 144। ठीक है ना, 4 से गुना करो, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, और 6 दूना 12 दो 14 हो गया, ठीक है, और 3 छक्का 18। तो ये हो जाएंगे आपका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। ये राइट हैंड साइड हो गया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। ठीक है, दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। तो बताइए पहली संख्या आपका कितनी है, तो भाई 54 है, दूसरी कौन है 336 है। इन दोनों को गुना करो। अब गुना करने के लिए क्या करोगे, तो भाई पहले क्या कर लो ना, इसको 50 से गुना कर लो और फिर बाद में 54 से गुना कर लेना। क्लियर है। तो भाई जब इसको 336 को हम लोग गुना कर सकते हैं ऐसे, 50 को 54 को लिख सकते हैं ना, 50 प्लस में 4, तो 50 से गुना कर दो, 6 5 30 के शून्य हाथ में 3, 5 15, 3 18 के 8 हाथ में 1, और 5 15 और 1 16, और ये 0। ये हो गया। 50 से गुना करने के बाद 4 से गुना कर दो, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 दो 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13। ठीक है, जोड़ दो, इधर देखो प्लस है तो प्लस कर दो यहाँ पर, तो ये 4 हो गए, ये भी 4 हो गया, 8 3 11 का 1, 6 1 7 और 1 8 हो गया, और 1 8, तो गुना करने से कितना हो गया 18 144। तो इसको जब गुना करेंगे तो 18 144। अब आप क्या देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्लियर है, और दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों क्या है, बराबर है। तो इस बात से यहाँ ना, यहाँ दो संख्याओं का यह साबित हो गया कि यहाँ पे, यहाँ पर दो संख्याओं है ना, दो संख्याएं 54, 336 का गुणनफल एवं उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या है, बराबर है। बराबर क्या हो गए, साबित। बस यही आपको क्या करना है, साबित करना था। तो ये रहा इसकी डिटेल्स आंसर। तो प्रश्नावली 1.1 का आपको 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्स जानकारी के साथ आपको मैंने समझाया है। क्लास कैसी लगी है जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए, और आप लोग बिहार के किन किन जिलों से हमारे इस क्लास को देख पा रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास कैसी लगी इसका रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और आप लोग ये भी बताना कि आप लोग क्लास कैसी लग रही है, क्लियर है। और आप लोगों को मैं सारा चैप्टर करवाऊंगा इसी तरीका से। फिर ये जैसी ही वास्तविक संख्या, जैसे ही वास्तविक संख्या कंप्लीट होगा ना, तो 2011 से 2024 तक जितने भी बिहार बोर्ड के, है ना, जितने भी बिहार बोर्ड के क्लास 10th में जितने भी क्वेश्चन वास्तविक संख्या से आई है पहले उसको सोल्व करवाएंगे। 2011 से लेके 2024 तक में जितने भी वास्तविक संख्याएं से क्वेश्चन आई है मैं इसको भी सोल्व करवाऊंगा जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगी तब। उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरा चैप्टर बहुपद में। तो एकदम सिलसिलेवार से पढ़ना है, जिंदगी में एक ही बार पढ़ना है, लेकिन पूरी रूप से मैथ को बर्बाद कर देना है। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, है ना। मेरे युवा नौजवान साथी, मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी, मैं कामना करता हूं कि आपकी जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल हो। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ वास्तविक संख्या का। थैंक यू, बाय बाय।